हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनजी क्लासेस। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं नाइन्थ स्टैंडर्ड में। नाइन्थ स्टैंडर्ड के मराठी में आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है काजीरंगा। तो ये काजीरंगा क्या है, एक रैपिड रीडिंग चैप्टर है, यानी कि स्थूल वाचन जिसको कहते हैं। सो नाउ अब हम लोग आगे पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स को। इसके राइटर कौन है? वसंत अवसरे। वसंत अवसरे इसके राइटर हैं। इनका बर्थ हुआ था 1907 में और इनकी डेथ हुई थी 1976 में। अब इनके बारे में जान लेते हैं कि वसंत अवसरे कौन थे, क्या थे। कवि यानी पोएट थे, प्रवास वर्णनकार थे। प्रवास वर्णन क्या मतलब क्या होता है? जो ट्रैवलर होते हैं, जो ट्रैवलिंग करते हैं और उनको जो जानकारी मिलती है उसको क्या करते हैं, बुक्स में लिखते हैं, हमारे लिए वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। उसी को मराठी में कहते हैं प्रवास वर्णनकार। ओके, आगे देखते हैं। यात्री हास्फूड कवितांचा संग्रह। अब जो यात्री है ये इनका क्या है, कविता का संग्रह है, मतलब कि क्या, पोएम्स का सेट है। ठीक है, इसमें एक बुक है यात्री नाम की, इसमें बहुत सारी कविताएं लिखी हुई हैं। ठीक है, किसकी सेट है ये? एक कविता की सेट है। और किसने लिखा है इसको? वसंत अवसरे ने। ओके, आगे देखते हैं। भिक्षुकच्या प्रदेशातून लाल नदी निळे डोंगर ही प्रवास वर्णने प्रसिद्ध। अब मतलब दो इनकी प्रवास वर्णने बुक्स हैं, मतलब कि क्या, ट्रैवलिंग के ऊपर दो बुक्स हैं इनकी। एक है भिक्षुक प्रदेशातून और एक है लाल नदी नीड़े डोंगर। ठीक है, ये दो इनकी बुक्स क्या है, फेमस हैं। कौन सी? ट्रैवलिंग की बुक्स हैं। आगे देखते हैं। प्रवास वर्णनात निसर्गाचे देखण्याचे रूपासोबत त्या प्रदेशातील लोकजीवनाचे सूक्ष्म अवलोकन, चिंतन व समाजवादी भूमिकेतून केलेले विश्लेषण आढळते। मतलब कि क्या, जब ये कोई भी बुक्स लिखते हैं, ठीक है, ट्रैवलिंग के ऊपर कोई भी बुक्स लिखते हैं, तो न कि उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देते हुए कि मतलब उस जगह के बारे में, बल्कि वहाँ का रीति रिवाज कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के बारे में हर एक चीज़ का ये वर्णन अपने उस बुक में करते हैं। कौन? वसंत अवसरे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि इस चैप्टर में क्या है। ओके, प्रस्तुत पाठात लेखकांनी काझीरंगा अभयारण्याच्या जंगल सफारीचे वर्णन केले आहे। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने काजीरंगा, काजीरंगा एक क्या है, एक सेंचुरी है, जहाँ पे सेंचुरी यानी कहने का मतलब जैसे जहाँ पे बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं, ठीक है, जानवर पाए जाते हैं, वहाँ वो जंगल सफारी का वर्णन, जंगल सफारी के बारे में उन्होंने बताया। मतलब उस जंगल में वो घूमे हैं, जंगल की सफारी, मतलब ये समझो जंगल की सवारी की है उन्होंने और उसके बारे में उन्होंने बताया है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। सुमारे 265 चौरस किलोमीटर विस्तार असलेली काझीरंगा पशुस्थळी अथवा अभयारण्य साऱ्या भारताचे एक भूषण आहे। सुमारे मतलब कि क्या, सामने 265 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। क्या? काजीरंगा। काजीरंगा एक जगह है, उसका वो किस लिए फेमस है? पशुस्थली। इसको हम लोग या तो बर्ड्स का रहने वाला जगह बोल सकते हैं, या फिर अभयारण्य मतलब सेंचुरी कह सकते हैं, बर्ड्स की सेंचुरी, एनिमल्स की सेंचुरी कह सकते हैं। ये भारत का एक भूषण है, ठीक है, भारत का एक ये मतलब फेमस जगह है। आगे देखते हैं। एक आफ्रिका सोडल्यास इतके विविध आणि असंख्य पशु पक्षी आसामशिवाय जगाच्या पाठीवर इतरत कुठेच आढळत नाही। अगर हम लोग अफ्रीका को छोड़ दें, ठीक है, अफ्रीका को छोड़ने के बाद जितने अलग अलग टाइप्स के पशु पक्षी यहाँ पे पाए जाते हैं असम में, वो और कहीं भी पाए नहीं जाते हैं। सबसे पहले कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। और अफ्रीका को अगर छोड़ दिया जाए तो हम लोग को कहाँ पे मिलता है? आसाम में। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि मतलब ये जो काजीरंगा एक प्लेस जो है, जो बर्ड सेंचुरी, एनिमल सेंचुरी है, ये कहाँ पे है? आसाम में। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। इतकेच नाही तर आसामामध्ये वारवर्णाचे काही काही प्राणी जगाच्या पाठीवर दुसरीकडे कुठेच नाही। मतलब कि क्या, मतलब बहुत सारे पक्षी, पशु पक्षी हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं, लेकिन और कहीं भी पाए नहीं जाते। ठीक है, आगे देखते हैं। हुलॉक नावाचा एक पुच्छ विहीन वानर फक्त आसामात आढळतो। अब मतलब वानर मतलब क्या होता है? मंकी। मंकी के पास नॉर्मल हम जानते हैं टेल होती है, पूंछ होती है, लेकिन एक ऐसा भी वानर होता है जो पक्षी मतलब कि मंकी होता है जिसके पास टेल नहीं होती है, पूंछ नहीं होती है। उसका नाम क्या दिया गया है? हुलॉक दिया गया है। वो सिर्फ और सिर्फ असम में पाया जाता है, बाकी दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी जंगल में, किसी भी बर्ड सेंचुरी, किसी भी एनिमल सेंचुरी में पाया
नहीं जाता। जो हुलॉक नाम का मंकी है जिसकी क्या होती है, पूंछ नहीं होती है और टेल लेस रहता है, वो कहाँ पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ आसाम में पाया जाता है। ओके, आगे देखते हैं। त्याचे हुलॉक हे नाव सुद्धा त्याच्या आवाजावरून पडले आहे। ये हुलॉक उसका नाम कैसे पड़ा है, उसकी आवाज़ के ऊपर पड़ा है। अब जैसी भी वो आवाज़ निकालता होगा, हो सकता है वो हुलॉक करके आवाज़ निकालता हो, इसलिए उसका नाम हुलॉक रखा गया है। ओके, फर्स्ट पैरा कंप्लीट। अब आगे हम लोग नेक्स्ट पैरा देखते हैं। आसामाचे वैशिष्ट्य दाखवणारा दूसरा प्राणी म्हणजे एक शिंगी गेंडा। एक बात तो क्या, जो आसाम में क्या पाए जाते हैं, हुलॉक। अब आसाम की वैशिष्ट्य मतलब कि आसाम की विशेषताएं दिखाने वाला, आसाम को फेमस करने वाला जो दूसरा प्राणी है वो उसको क्या बोलते हैं, एक सिंगी गेंडा। जो एक सिंग वाला गेंडा होता है, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे यहाँ पे फोटो में, एक सिंगी गेंडा जो होता है वो क्या करता है, आसाम को प्रसिद्ध करने वाला दूसरा प्राणी, दूसरा एनिमल है। ठीक है, आगे देखते हैं। राजयाचे प्रतीक म्हणून आसामात ठिकाणी ठिकाणी त्याचे पुतळे उभारले आढळतात। मतलब कि क्या, अब आसाम में हर एक जगह उसके पुतले खड़े किए हुए हैं, किसके, एक सिंगी गेंडा के, जिसका सिर्फ एक हॉर्न है। ओके, कुणी म्हणाल हा अगदी निर्बुद्ध प्राणी एखाद्या राजाचे प्रतीक म्हणून का पसंद केला जावा। अब कोई भी इसको पूछेगा कि जो निर्बुद्ध यानी जो बुद्धिहीन एनिमल है, इसको क्यों एक राज्य का प्रतीक बनाया गया है, किसने पसंद किया होगा इसको। ठीक है, क्योंकि सबका ऐसा मानना जा है कि मतलब कि ये जो एक सिंगी गेंडा है ये बुद्धिहीन होता है। निर्बुद्ध मतलब होता है जिसके पास बुद्धि नहीं हो। ठीक है, आगे देखते हैं। पण प्रथमदर्शीने वाटतो तितका हा प्राणी टाकाऊ नाही। लेकिन कि जितना हमको समझ में आता है, जितना बुद्धिहीन ये लगता है, लेकिन ये उतना बुद्धिहीन है नहीं, उतना ये बोरिंग नहीं है। टाकाऊ मतलब क्या होता है, बोरिंग। ठीक है, वो उतना ये बोरिंग जानवर नहीं है। आगे देखते हैं। कोणातरी इंग्रज कवीने गेंड्यावर एक लहानशी कविता करून तो माणसापेक्षा कसा श्रेष्ठ आहे ते दाखवले आहे। कोई तो एक ब्रिटिश के मतलब ब्रिटिश के एक कवि थे, पोएट थे, उन्होंने गेंडे के ऊपर एक मतलब क्या लिखा गया है, पोएम लिखा है, और उन्होंने उस पोएम में बताया है कि एक गेंडा इंसान से श्रेष्ठ किस किस मामले में है, क्यों वो श्रेष्ठ है, ये बातें उन्होंने वो अपनी कविता में बताई है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पैरा में देखते हैं। एखाद्याचा पुतळा पाहणे आणि त्याला प्रत्यक्ष पाहणे यात फार फरक असतो। एक बार एक सिंगी गेंडा का पुतला देखना और उसको सामने से देखना, वो उसमें बहुत फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ये ऐसा कौन कह रहा है, कवि। ठीक है, पोएट जो हैं। आगे देखते हैं, कवि क्या कहते हैं। मी तर गेंडा व त्याच्याबरोबर आसामातले इतर पशुपक्षी प्रत्यक्ष व जवळून पाहण्याची संधी मिळावी म्हणून काझीरंगाला आलो होतो। अब मैं काझीरंगा क्यों आया था, मैं असम में क्यों आया था, मुझे यही जानना था कि एक सिंगी गेंडा कैसा होता है, उसकी खासियत, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो असम में अलग अलग टाइप्स के पशु पक्षी हैं उनके बारे में मैं यहाँ पे जानने आया था, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने आया था। ऐसा कौन कह रहा है, कवि कह रहे हैं। ठीक है, जो कि कहाँ गए थे, काझीरंगा गए थे। काझीरंगा क्या है, पशु स्थल यानी कि क्या, एनिमल सेंचुरी है। ठीक है, अब वो कहाँ पे है, आसाम में। आसाम को दूसरा फेमस करने वाला जानवर कौन सा है, एक सिंगी गेंडा। पहला जानवर फेमस करने वाला कौन सा है, हुलॉक। हुलॉक कौन, जिसके पास बिना पूंछ का जो बंदर होता है उसको हुलॉक कहते हैं। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं क्या है। अशा ठिकाणी वन पशु बहुधा सकाळी लवकर अथवा सूर्यास्ताच्या वेळी पाहायला मिळतात। और ऐसे मतलब कि एक सिंगी गेंडा हो गया, ऐसे बहुत सारे जानवर उन्होंने ये सब कब मिलते हैं, या तो सूर्यास्त के पहले मतलब मिलते हैं जब शाम होने वाली रहती है, या फिर एकदम सुबह सुबह मिलेंगे। ठीक है, एकदम सुबह सुबह भोर का जो टाइम होता है ना, 3 to 5, 4 to 6 ये ऐसे टाइम में मिलते हैं, या फिर शाम के टाइम में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट पैरा में देखते हैं। आदल्या रात्री खूब पाऊस पड़ला होता। जिस दिन हम लोग घूमने जाने वाले थे मतलब काजीरंगा में, उसके पहले वाले दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। ठीक है, पाऊस यानी होता है बारिश। तेव्हा सकाळी जर पावसाची बुरबुर चालू राहिली तर जंगलात जाणे कठीण हे मी जाणून होतो। मतलब कि क्या, अगर ऐसे ही थोड़ी थोड़ी भी बारिश अगर होती रही तो कल मैं जंगल में नहीं जा पाऊँगा घूमने। इतना तो मुझे समझ में आ गया था। हैं, कौन, किसको समझ में आ गया था, कवि को आ गया था।
पण माझे नसीब जोरदार होते, लेकिन मेरा लक एकदम जोरदार था, एकदम बवाल था उनका लक, एकदम मस्त था. लक यानी नसीब. दुसऱ्या दिवशी सकाळी आकाश पूर्णपणे निरभ्र होतं. मतलब दूसरे दिन क्या हुआ, एकदम आकाश एकदम क्लियर हो गया, भगवान ने एकदम मस्त क्लियर कर दिया, एकदम धूप वूप बढ़िया निकाल दिए हैं, कहीं नामो निशान नहीं दिख रहा है बारिश वारिश का. उनका ये लक बढ़िया था ताकि वो जाके घूम सके. पूर्वेचा वारा पण इतका शांत होता की जंगलात फिरण्याच्या जनावरांना आमच्या वासही येणे कठीण होतं. पूर्व मतलब पूर्व की तरफ से जो हवा बहते ना उसको पूर्व वारा कहते हैं. मतलब पूर्व साइड का जो वारा था, जो हवा था, वारा यानी होता है हवा, ठीक है. ये हवा इतना शांत था, इतना धीरे चल रहा था कि जो जंगल में पशु पक्षी यानी कि क्या जो जानवर घूम रहे थे उनको हमारी स्मेल भी आना बहुत ही मुश्किल था, ठीक है. अब जानवर लोग क्या करते हैं, वो लोग स्मेल से ही पहचानते हैं ना कोई इंसान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन वो उनको स्मेल कब मिलेगी, जब हवा उनके नाक तक पहुंचेगी तब तो हवा बहुत स्लो थी, तो इसी के लिए बरोबर पहुंच नहीं पा रही थी, कठिन था, मतलब मुश्किल था पहचानना. आगे देखते हैं. काझीरंगाची भूमी ही कदर्म भूमी आहे, ठीक है, कर्द भूमी आहे. अब ये मतलब कि क्या, काजीरंगा की जो भूमि है वो कर्द भूमि यानी कि क्या, कीचड़ वाली भूमि है, ठीक है, वहाँ पे कीचड़ बहुत ज़्यादा है. इथला कमरे इतका चिखलातून फिरणे माणसाला अशक्यच. यहाँ पे ना आप जैसे एंटर करोगे जंगल वंगलों में तो आपको कीचड़ इतना मिलेगा कि आपके कमर तक कीचड़ आ जाएगा, इतना होता है, ठीक है, इतना कीचड़ होता है इस जंगल में. आगे देखते हैं. शिवाय इथे सर्वत्र इतके उंच गवत वाढलेले असते की त्यात हत्तीवर बसलेला माणूसही लपून जातो. और कीचड़ तो कीचड़ छोड़ो, इतने बड़े बड़े घास मतलब ग्रास हैं यहाँ पे. गवत यानी होता है ग्रास, ठीक है, उंच यानी होते हैं ऊंचे. इतने ऊंचे ऊंचे ग्रास वाढलेले यानी बढ़े हुए, इतने ऊंचे ऊंचे ग्रास यहाँ पे बढ़ी हुई है, घास बढ़ी हुई है ना कि हाथी पे बैठा हुआ आदमी वो भी छुप जाता है, ठीक है. हत्ती यानी हाथी, बसलेला यानी बैठा हुआ, माणूस मतलब इंसान, लपून जातो मतलब छुप जाता है. इतनी बड़ी बड़ी घास, इतने बड़े बड़े ग्रास हैं कि वो क्या करता है इंसान, वो हाथी पे बैठा हुआ इंसान भी छुप जाता है, ठीक है. पूरा हिंदी में एक्सप्लेन होगा ये पूरा चैप्टर, ठीक है. आगे देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं क्या है. प्रवाशांना या जंगलात फिरवून आणण्यासाठी आसाम सरकारने 15-20 हत्ती खास शिकवून तैयार ठेवलेले आहेत. प्रवास यानी जो ट्रैवलर हैं, जो ट्रैवलर टूरिस्ट लोग होते हैं, उनको ये जंगल घुमाने के लिए, ठीक है, आसाम सरकार ने क्या किया है, आसाम की जो सरकार है उसने 15-20 हाथी को रखा है जो कि फुल्ली ट्रेंड है, ठीक है, ट्रेनिंग दी हुई है उन्हें, वो लोग ट्रेंड हाथी है और वो लोग क्या करते हैं, जाते हैं जंगल में घुमा के लेके आते हैं, ठीक है. आगे देखते हैं. हे हत्ती वन पशूंच्या घाबरत नाहीत व दाट गवतानेही ते मार्ग काढू शकतात. मतलब कि क्या, ये ऐसे हाथी लोग हैं जो कि इतनी ट्रेनिंग दी गई है उनको कि वो कभी भी मतलब कि किसी जंगल के पशु पक्षी से डरते नहीं हैं. कितना भी मतलब आ जाए, शेर आ जाए, कुछ भी आ जाए, ट्रेनिंग दी हुई है उनको, तो ये लोग डरते नहीं हैं. और बड़ी बड़ी जो घासें हैं उसमें से भी ये लोग रास्ता निकाल सकते हैं, ठीक है. दाट यानी घने घास में से भी, गवता मतलब घास में भी, ते मार्ग काढ़ू सकता, काढ़ू मतलब निकाल लेना, वो अपना मार्ग मतलब अपना रास्ता घने घासों में से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि उनको क्या हुई है, ट्रेनिंग दी है. किसने ट्रेनिंग दी है, आसाम सरकार ने उनको ट्रेनिंग दी है, ठीक है. आगे देखते हैं. साधारणत असा समझ आहे की गेंडा हाथीच्या अंगावर चालून जातो. मतलब साधारण भाषा में अगर क्लियर बात बोलूँ कि अगर ये गेंडा जो है हाथी के अंग से चल के भी चले गया, पण शेजाऱ्याला निष्कारण त्रास देणे वन पशूंच्या रक्तात नसते. लेकिन क्या होता है, वन पशु जो जंगली जानवर ये होते हैं उनके खून में ये नहीं होता कि मतलब कोई हमको परेशान नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग जानबूझ के मार दें, परेशान कर दें, ठीक है. तो वो लोग क्या करते हैं, जो उन्हें परेशान करता है उसके ऊपर ही हमला करते हैं, उसके ऊपर ही अटैक करते हैं. उनके खून में ये नहीं होता कि जो परेशान नहीं कर रहा है उसको भी हम लोग परेशान किया जाए. त्रास यानी होता है त्रास यानी होता है परेशान करना है. आगे देखते हैं. गेंडा देखील या नियमाला अपवाद नहीं. गेंडा को भी अगर हम लोग देखें तो उसके अंदर भी यही बात है कि जो उसको परेशान नहीं करता तो उसको वो भी परेशान नहीं करता. कवचित केव्हा तरी एकटा असलेला गेंडा समोर येणारा पशुवर धाडक मारायला निघतो. मतलब कभी कभी ऐसा सुना गया है, कभी कभी
मतलब रेयर चांस में ऐसा सुना गया है कि मतलब कभी अगर अकेला दिख जाता है कोई तो उसके ऊपर गेंडा क्या करता है, अटैक कर देता है। पण एकला कोंडेपणास पर्यवसन तिरस्टपणे झाले नाहीच तरच नवल, मतलब कि क्या ऐसा ना हो, यही हम लोग सोचते हैं कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। जगातील प्रचंड काय प्राण्यात भारतातील एक शिंगी गेंडाचा चौथा नंबर लागतो म्हणतात। मतलब प्रचंड जितने भी जानवर हैं भारत में उसमें हम लोग ये जो गेंडा है ये चौथे नंबर पे आता है। मतलब जो ह्यूज एनिमल्स हैं उसमें क्या करता है, ये चौथे नंबर, फोर्थ रैंक है इसकी गेंडे की, कि ये भाई ह्यूज है। पहला तिगांत अफ्रीकी हाथी। अब देख लो पहले 3 पे नंबर पे, पहले 3 रैंक पे कौन आता है, अफ्रीकी हाथी। पहले पे कौन आता है, अफ्रीकी हाथी। दूसरे पे कौन आता है, भारतीय हाथी। और तीसरे पे आता है आफ्रिकेतला सफ़ेद गेंडा याचा समावेश होतो। अफ्रीके का जो सफ़ेद गेंडा होता है वो तीसरे पे आता है, ठीक है। पहले पे आता है अफ्रीका का हाथी, दूसरे पे आता है भारतीय का हाथी, तीसरे पे आता है अब अफ्रीका का सफ़ेद गेंडा, और चौथे पे आता है अपना एक सींगी गेंडा जिसको सिर्फ एक हॉर्न यानी एक सींग रहती है, हैं। आगे देखते हैं। जंगलात फिरण्यासाठी मला एक हाथीण मिळाली होती। जंगल में घूमने के लिए मेरे को एक हथनी मिली थी, फीमेल जो एलिफेंट होती है वो मिली थी। तिचे नाव वैजंती ऐसे होते, उसका नाम क्या था, वैजंती था। वो हथनी का नाम क्या था, वैजंती। मोठी देखीन इंद्राची ऐरावतची मुलगी शोभेला अशी होती ती आणि चालत पण अशीच येतीत। मतलब कि क्या वो बड़ी देखने तो कैसी लगती थी, इंद्र की जो ऐरावत थी ना उसके जैसी लगती थी, ठीक है। और चलती भी ऐसे एटीट्यूड में थी कि गवतातून चालताना जणू रेशमी साड़ी सड़सड़ते ऐसे वाटते। जब वो चलती थी ना तो घास उसके शरीर पे जब लगता था तो ऐसा लगता था कि घास में कोई रेशमी साड़ी पहन के चल रहा है, ठीक है, वैसे ही आवाज़ आती थी। निघाल्यापासून थोडक्याच वेळात ती एका जरासा उघड्या ठिकाणी आली आणि मावतेने खून केल्याबरोबर उभी राहिली। वो कुछ टाइम बाद जब गई, थोड़े से दूर पे गई खुले मैदान की तरफ, तो मावते ने, जो मावता है, मावता यानी क्या होता है, जो हाथी को ट्रेन करता है, हाथी के साथ मतलब जिसके कहने पे हाथी चलती है, हाथी को चलाने वाला, हिंदी में उसको पिलवान कहते हैं, ठीक है, और मराठी में मावता कहते हैं। जो हाथी को चलाता है वो मावते ने क्या किया, उसको खून किया। खून मतलब क्या, जान से नहीं मार दिया, खून यानी इशारा, इशारा किया तो वो वहीं पे खड़ी हो गई। हाँ, आगे देखते हैं। समोरच आमच्या जवळ एक गेंडा अगदी निश्चल उभा होता। समोरच यानी सामने ही, हमारे सामने ही एक गेंडा ऐसे ही खड़ा था, ठीक है, उभा यानी खड़ा था। समोर मतलब सामने, आमच्या जवळ, आमच्या मतलब हमारे, जवळ मतलब पास में। चिखलत घालून पहाऱ्यावर उभा असलेल्या एखादा विशालाच योद्धासारखा, मतलब कीचड़ में सना हुआ एक योद्धा जैसा वो खड़ा था, ठीक है, कौन, गेंडा। जरासी मान हलवून त्याने आमच्याकडे पाहिले। वो थोड़ी सी सिर को, मान यानी उसका सिर, उसने अपनी गर्दन को उठा के हमारी तरफ देखा। वो मनात नक्की केले, फिर उसने मन में अपने सोच लिया की आपली जागा सोडून पुढे मागे होण्याची जरूरी नाही, कि अपनी जगह छोड़ के हमको आगे पीछे होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लोग मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। त्याचा फोटो घेण्याची माझी मानिशा जाणून मावतेने हथनीला चुचकारत उभी केली। अब वो जो मावता था, जो पिलवान था, जो हाथी को चलाने वाला था, उसको समझ में आया कि मेरे को इसका फ़ोटो लेने का है। तो उसने क्या किया, चुचकार के, मतलब जो भी आवाज़ों से वो लोग हाथी को ट्रेन किए होंगे उस आवाज़ में उसने उसको बोला कि खड़ी होने के लिए। तो वैजंती जो कि वो हथनी थी, फीमेल एलिफेंट, वो क्या हो गई, खड़ी हो गई। उभी मतलब खड़ी हो गई। आगे देखते हैं। मी गेंड्याचे मन सोकत फोटो घेतली, जैसा मुझे मन किया मैंने वैसा गेंडे का फ़ोटो लिया। त्या मावताकडून 2 गोष्टींची माहिती मिळाली। वो जो मावता था, जो पिलवान था, जो हाथी को चलाने वाला था, उसके वजह से उसने मेरे को 2 बातें बताई, ठीक है। बाजारात गेंड्याच्या नाकावरील शिंगाची किंमत जवळजवळ 2000 रुपये इतकी असते। मतलब कि क्या, बाज़ार में मैं जो मतलब एक सींगी गेंडा है उसके एक सींग की कीमत कितनी हो जाती है, 2000 तक हो जाती है, ठीक है, आसपास इतकी। एक व दूसरी अशी, एक ये बात पता चल गई कि 2000 तक हो जाते हैं, और दूसरी ये बात कि शरीर थंड राखण्यासाठी चिखलाने अंग माखून घेणारा गेंडा हा सामाजिक आरोग्याचा भोगता असतो। कि अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए कीचड़ों में जो पड़े रहता है जो गेंडा, ये क्या करता है, सामाजिक आरोग्य भोगता है, मतलब ये मेडिसिन में भी अपने को हेल्प करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। संबंध मोठ्या जंगलात फक्त एकाच ठिकाणी जाऊन तो आपली विष्ठा टाकतो।
पूरे जंगल में घूम के भी वो एक जगह ही जाके अपना मतलब एक्सक्रीशन करता है, वो मतलब टॉयलेट मतलब पॉटी करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कितेकत मैल दूर असले तरी त्याच एका जागेवर तो नेहमी परतून येतो। कितनी भी दूर, कितनी भी मीलों दूर, किलोमीटर दूर वो रहे, लेकिन अगर उसको करना है, पॉटी करना है उसको, तो वो जाके उसी एक जगह पे करेगा। घान वाटले तेथे टाकू नहीं, मतलब कि क्या, उसको ये लगता है कि हर जगह कर देंगे तो गंदगी फैल जाएगी। ठीक है, शेजाऱ्या पाजाऱ्याने त्रास होईल असे वागू नये हे समजणारा गेंडा निसस्य सहण्यास म्हटले पाहिजे। मतलब कि क्या, उसको भी समझ में आता है कि अगल बगल वाले को, आसपास वाले को, शेजाऱ्या पजाऱ्या मतलब आसपास वाले लोग को तकलीफ ना दें, इसलिए वो क्या करता है, एक ही जगह पे जाके अपना पॉटी करता है। तो इस मतलब बिना शक की बात है कि गेंडा क्या है, समझदार है, शाना है, यानी समझदार है। तो उसको बुद्धिहीन कहना, निर्बुद्ध कहना, ये गलत बात साबित हो गई है। आगे देखते हैं। मावते ने खून केली व गरकन वार्ता घेऊन वैजंती दूसरीकडे निघाली। मावते ने मतलब जैसे ही उसने हाथी को चलाने वाले ने उसको इशारा किया, उसने क्या किया, वैजंती ने टर्न लिया और दूसरे साइड वो चली। त्याच्या वेळी एक पांढरा शुभ्र गाय बगड़ा डोक्यावरून पंख हलवत उडाला। उसी टाइम हम लोग के सर पे से एक गाय बगड़ा, बगड़ा मराठी में वर्ड है और इंग्लिश में वो पक्षी का नाम है क्रेन, CRANE। जो क्रेन होता है वो गाय बगड़ा, वो एकदम वाइड रहता है, वो पंख हिलाते हुए हम लोग के सर के ऊपर से गुजर गया। मी लगेच मनात नक्की केले की जवळपास कुठेतरी रानमासींचा कळप असला पाहिजे। अब मेरे मन में तुरंत आया कि अगल बगल जवळपास, यानी जवळ मतलब पास में, अगल बगल कहीं पास में रानमाशांची मतलब जो जंगली भैंस होती है उनका कहीं तो ग्रुप है। माझा तर्क खरा ठरला, मतलब मेरा जो तुक्का था वो सही हो गया। गिरकी घेऊन बगड़ा तिथे उतरला, मतलब गोल गोल ऐसे राउंड करते करते वो जो पक्षी था वो वहाँ पे उतर गया। त्या दिशेने मावतेने वैजंतीला हरकाळले आणि 5-15 मासीचा एक कळप शांतपणे चरताना आमच्या दृष्टीत पडला। फिर उसी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वो बगड़ा उतरा था, उसी डायरेक्शन में हाथी को उसने मुड़ाया। ठीक है, और हम लोग को दिखा दिया 10-15 भैंसों, जंगली भैंसों का झुंड, ग्रुप एक शांति से वहाँ पे चर रहा था, अपना खाना खा रहा था। माश्या गवताने चालतात त्यावेळी गवतला अनेक लहान कीटक घाबरून हवेत उड़तात। जब भैंसें चलती हैं घासों में तो उस टाइम क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, वो लोग डर से क्या करते हैं, उड़ जाते हैं। त्यांना खाण्यासाठी बगड़े नेहमीच मासेच्या जवळ अथवा त्यांच्या पाठीवर येऊन बसतात। उसको खाने के लिए तो क्या करते हैं, वो बगड़े जो क्रेन है वो क्या करता है, वो कीड़े को खाने के लिए या तो हाँ वो भैंसों के पास रहता है या फिर उनके पीठ पे बैठ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। विशाल सिंगाच्या 10-15 मासेंच्या मधून वावणारे बगडे पाहून मनात आले की या निसर्गाची ही काड्यावरींच्या पिंढरी लिपी केव्हा तरी कागदावर चित्रित केले पाहिजे। विशाल मतलब बहुत बड़ी सींग वाले जो जंगली भैंस हैं, उनके बीच में एक छोटा सा बगड़ा, हाँ वो वाइट बगड़ा, वो क्या कर रहा है, उनके बीच में है। ये नेचर की मतलब नेचर की कलाकारी है, इसको हम लोग को कभी चित्र बनाना चाहिए, इसका कभी कागज़ पे इसका चित्र बनाना चाहिए। क्योंकि आज की अपने लाइफ में क्या है कि जितने बड़े लोग हैं वो छोटे लोग को दबाना चाहते हैं, लेकिन उस टाइम क्या था, वो जो भैंस हैं वो इतनी बड़ी हैं, उनके बड़े बड़े सींग हैं, और वो बगड़ा जो क्रेन है वो तो छोटा सा है, लेकिन वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। ये क्या है, निसर्ग का मतलब नेचर की एक कला है। ठीक है, वो उस कागज़ पे उतारना चाहते हैं, कवि के मन में ऐसा आया, पोएट के। आगे देखते हैं। आसामी जंगलात या रान माशांचे शिंगे दिसायला मोठी सुंदर आणि विशाल अर्धचंद्रकृती असतात। असम के जंगलों में ये जो जंगली भैंसें हैं, ठीक है, इनकी सींग बहुत खूबसूरत लगती है और इनकी सींग को देखा जाए तो ये आधा चांद बन जाती है। अर्धचंद्राकृति यानी कि क्या, आधा चांद जैसी। आगे देखते हैं। हत्तीपेक्षा उंच असलेले एलिफेंट ग्रास, हाथी से भी ऊंचे जो घास है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिफेंट ग्रास बोलते हैं, मराठी में हत्ती गवत कहते हैं। मधून चिखल तुड़वत मावतेच्या वैजंतीले पुढे काढले, मतलब कीचड़ के बीचों में से उसने, मावते ने उसको, जो हाथी को चलाता है उसने वैजंती को आगे निकाला। थोडे अंतर चालून गेल्यावर मध्येच थांबून तिने सोंड वर केली आणि तुतारीसारखी दीर्घ किंकाळ फोडली। मतलब कि क्या, जैसे थोड़ी दूर गई वो, तो उसने क्या किया, अपने रुक गई और अपने सूंड को ऊपर घुमाया और चारों तरफ वो क्या करने लगी, सूंघने लगी, स्मेल लेने लगी
और तुतारी सारखा दीर्घ किंकड़ी फोड़ ली। यानी तुतारी मतलब पहले के ज़माने में देखो जो राजा लोग के सिपाही रहते थे, जो बजा के विपुल विपुल बजा के वो लोग क्या करते थे, बोलते थे होशियार रहो, जागते रहो। तो वैसे ही उसने आवाज़ निकाली, मतलब अपने को संकेत दिया कुछ तो खतरा है। मला वाटले काहीतरी संकट आहे, मुझे लगा कि कुछ तो संकट, कुछ तो प्रॉब्लेम है। मावत्याने इकडे तिकडे नजर फिरवली आणि हथणीला पुढे चालण्याची सूचना केली। मावता जो था, जो हाथी को चला रहा था, उसने पिलवान ने इधर उधर देखा और उसने फिर से हाथी को इशारा किया कि चल भाई आगे चल। सावधपणे पावले टाकता, मतलब कि क्या बहुत सी सावधानी से उसने क्या कर रहा था, अपनी वैजंती क्या कर रही थी, अपने पैर को रख रही थी आगे, बहुत ही सावधानी से। कहते ना कदम फूक फूक कर रखना, वो कदम को फूक फूक कर रख रही थी बहुत ही सावधानी से। गवतातून चालत ती एका डबक्यापाशी आली। घास में से चलते चलते वो क्या हो गया, एक पॉन्ड, एक तालाब के पास आ गई। डबक्याच्या काठावर एक हरिण मारून पडले होते। वो पॉन्ड के किनारे पे एक हिरण को मार के किसी ने गिरा दिया था। हथणीने पुन्हा एका किंकर फोडली आणि तोंड हवेत फिरवून चारी दिशांचा वास घेतला। हाथी ने क्या किया, फिर से एक विपुल जैसा उसने बजाया और उसने क्या किया, अपनी जो सूंड थी उसको ट्रंक को हवा में लिया और चारों साइड का वो क्या करने लगी, स्मेल लेने लगी। आगे देखते हैं। जणू काय मृत्यूच्या पावले आजूबाजूला कुठे रेंगाड़ा आहे, मतलब कहीं तो ये तो पता चल गया कि कहीं तो आसपास में कोई किसी की डेथ हुई है। कि काय याचा मागोवा ती घेत होती, वो उसका निरीक्षण कर रही थी कि मतलब किसी की तो मौत हुई है, वो वैसे सूंड के ऊपर करके सूंड के पता लगा रही थी। मावताने वैजयंतीला जरा खाली वाकायला लावले आणि आपल्या सोबतला खाली उडी मारायला सांगितले। मतलब कि क्या, उसने मावते ने क्या किया, अपने हाथी को बोला कि भैया, अपने हाथी को इशारा किया कि थोड़ा सा नीचे हो जा, और उसको क्या बोला गया, और जो उसके साथ वाला था उसको क्या बोला गया कि भाई तू नीचे जंप करके देख के आ। त्या सोबतने खाली उतरून हिरणाच्या प्रेताचे नीट निरीक्षण केले। जो साथ में उसके था उसने क्या किया, नीचे उतरा वो और अगल बगल देख लिया, उसने पूरा उसका निरीक्षण किया। कुठल्या तरी प्राण्याने छातीत सिंग खुपसून त्याची हत्या केली होती। कोई तो प्राणी ने, कोई तो एनिमल ने उसके छाती में सिंग मार के उसकी हत्या, उसकी मर्डर कर दिया था। कितनी नाजुक सुंदर जीव, मतलब हिरण लोग कितने नाजुक और सुंदर होते हैं। पण जनावरांच्या एका आंधळ्या वेड्या लहरीबरोबर चक्काचूर झाला त्याच्या, माझे मन क्षणभर बधीर झाले। मतलब किसी एक जानवर के मस्ती में या फिर उसके अंधेरे में उसने नहीं देख पाया, उसकी वजह से एक सुंदर से जीव की मौत हो गई। इस वजह से उसका मतलब कवि का मन थोड़ा सा विचलित हो गया। आगे देखते हैं। काझीरंगा विस्तृतीने वन प्रदेश तुडवत आणि भिजलेल्या वाऱ्या मंद मंद गतीने तिरंगत गिरक्या घेणारा जमिनीच्या व गवतांच्या वास हुंगत वैजंती प्रवासी बंगल्याकडे दिशेने चालू लागली। मतलब कि क्या, धीरे धीरे वो क्या करने लगी, अपने सूंड की मदद से सूंघने लगी और सूंघते सूंघते वो क्या करने लगी, आगे बढ़ने लगी। ठीक है, वो कहाँ पे, प्रवासी बंगले, जहाँ पे हम लोग का टूरिस्ट लोग का बंगला था, वहाँ पे वो बढ़ने लगी। का कोण जाणे, पण वाटेत पुन्हा ती थबकली आणि त्याच्या वेळी समोरून हरणाचा एक कळप उडत मारता पड़त निघून गेला। कौन क्या जाने, लेकिन वो क्या हुई, बीच में फिर रुक गई। फिर हम लोग ने क्या देखा कि हिरण, बहुत सारे हिरण का ग्रुप था, वो दौड़ते हुए जा रहा था। त्या हरणाकडे पाहून एका विलक्षण समाधानाने माझे मन भरून आले। उन हिरण लोग के पास देख के मेरे मन को थोड़ी शांति हुई। ठीक है, त्याचा तो कड़प सारंगाचा आहे असे मनाला वाटू लागले। मतलब उसका एक कड़प सारंग जैसा है, वो मेरे मन को ऐसा लगने लगा। किंचित काळसर अंगावर अस्पष्ट पांढुरके ठिपके असलेल्या हिरणांना संस्कृत भाषेत सारंग म्हणतात। जो हिरण ब्लैक कलर के होते हैं या कोई भी कलर के होते हैं, उनके ऊपर जो वाइट स्पॉट्स होते हैं, मतलब डॉट डॉट जैसे होते हैं ना स्पॉट्स, उस स्पॉट को क्या कहते हैं, संस्कृत में सारंग कहते हैं। या हिरणांच्या कड़प वेगाने जातो, ये जो हिरणों, ऐसे हिरण का जो कड़प होता है, जो ग्रुप होता है, ये बहुत ही स्पीड से भागते हैं। वेग यानी स्पीड। त्यावेळी एखाद्या काळा पांढरा ढग वरवरचा तरंग असे वाटते। उस टाइम ऐसा लगता है कि मतलब कि क्या, वो बादल, काले और वाइट बादल इधर उधर भाग रहे हैं, ऐसा लगता है। ढगाला हे संस्कृत भाषेत सारंग हे नाव आहे। जो ढग यानी क्लाउड्स होते हैं, उनको भी संस्कृत में सारंग ये नाम दिया गया है। वैशाखातल्या पांढुरक्या
ढगा सारखे सणा सणाला वेगळे रूप घेणार मन तिथे घोटाळ्यात असता। मतलब कि क्या वैशाख, वैशाख एक क्या होता है, हिंदू कैलेंडर में एक महीना होता है, उसमें क्या होता है कि वो ऑलमोस्ट बारिश वाला सीजन रहता है। उसमें क्या होता है, ये वाइट और काले रंग के बादल इधर से उधर घूमते रहते हैं, ठीक है। वैजंती काझीरंगाच कुडेला येऊन उभी राहिली, वैजंती काझीरंग के एंड पे आके खड़ी हो गई। प्रवासी बंगला तेथून जवळच होता, वहाँ से जो टूरिस्ट लोग का बंगला था वो थोड़ी दूर पे ही था, ठीक है। ये हो गया अपना काजीरंगा का फुल चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, फुल्ली हिंदी में आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके। ऐसे ही हम लोग आगे वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।